गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर। बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। मैंने पार्ट वन में इस बात को बताया था कि किस तरह से कोशिका, सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, और बच्चों क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और ये जीन्स डीएनए और आरएनए जो कि जेनेटिक कोड फॉर्म करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस प्रकार आनुवंशिक गुण पास होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि रंग का गोरा होना फेयर कॉम्प्लेक्शन, रंग का डार्क होना ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, ड्वार्फनेस बौनापन, लंबापन, कर्ली हेयर्स, ब्राउन हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, और बच्चों नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में मैंने बताया था कि किस तरह से गाय का बच्चा होता है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लिक एसिड्स, जेनेटिक कोड एंड जीन्स के द्वारा ये चीज कंट्रोल होती है। बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य, बायोलॉजिकल फंक्शन, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड्स के दो काम होते हैं। एक होता है प्रतिकृतित्व, दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नए डीएनए का निर्माण, और दूसरा इसके अंदर होता है प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियो प्रोटीन्स, है ना। एक शब्द मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में यूज किया था, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, और मैंने ये कहा था कि ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। यहां पर प्रोटीन्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक नए प्रकार का प्रोटीन बनता है। दैट इज कहने का मतलब यह है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द एडिशन ऑफ नॉन प्रोटोनिक पार्ट इन द प्रोटीन, है ना। न्यूक्लिक एसिड्स नॉन प्रोटोनिक पार्ट है, अप्रोटीनी भाग, प्रोटीन नहीं होता, जो कि प्रोटीन्स के साथ जुड़ करके विशेष प्रकार के प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो बच्चों, यहां पर न्यूक्लिक एसिड्स के दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक है प्रतिकृतित्व, रेप्लिकेशन, एंड द अदर इज प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों, पहला पार्ट इसका प्रतिकृतित्व, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स, ये क्या है, पेरेंट जनरेशन। बच्चों, मैंने आपको ये जो बताया है न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन डीएनए, और इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से खुलती जाती है और नए डीएनए का निर्माण होता है। बच्चों, यहां पर मैंने बताया हुआ है कि देखिए ये इस तरह से, बिल्कुल मैंने यही सीक्वेंस लिखा है। देखिए ये सीक्वेंस मैंने यहां लिखा है और ये सीक्वेंस मैंने यहां लिखा है, ठीक है। होता क्या है यहां पर कि जब नया डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो इसका हम कहेंगे, इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुलती है और नया कोड तैयार होता है। और देखो बेटा, ये जो कोड तैयार होता है नेचुरली मैंने आपको बता रखा है कि ए, जी एंड सी, टी ये बेसिस हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है बच्चों, ये दोनों बेसिस कौन से हैं, प्यूरिन बेसिस, और ये दोनों बेसिस कौन से हैं, पायरिमिडीन बेसिस। और मैंने डीएनए के लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस प्रकार से एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए यहां क्या हो रहा है कि
एनिमल और प्लांट सेल्स में नाभिकों में डीएनए अणु होते हैं। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स और जीन्स में जेनेटिक कोड, डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब डीएनए मॉलिक्यूल्स में बेसिस का क्रम जेनेटिक सूचनाओं का आधार होता है। बेटा ये मैंने बताया था, ये जो सीक्वेंस है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, ये सीक्वेंस एक संतति से दूसरी संतति में जो आनुवंशिक गुण जाते हैं, और हम इसे कहेंगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फेयर कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, कर्ली हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, ब्लू आईज, ब्राउन आईज, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो आनुवंशिक इंफॉर्मेशंस हैं जो कि पैतृक गुण संतति में आते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दीज आर द एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आनुवंशिक गुणों को ले जाने के लिए सूचना देने वाले होते हैं। बच्चों यहां पर सेल डिवीजन के साथ नेचुरली जब जब नई डिवीजन होता है, यहां पर क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा, और कोशिका के डिवीजन के साथ न्यूक्लियस और डीएनए, इनके अणुओं का भी विभाजन होता है। क्लियर। और दोनों नई डॉटर सेल्स में पैतृक गुणों की पुनरावृत्ति हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि डीएनए का डिवीजन इस प्रकार हो कि दोनों ये जो बन रहे हैं बच्चों, ये जो दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स, यानी एक डीएनए से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुलने के बाद जो नए दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो, वो यहां पर इनके अंदर क्या हो कि पैतृक गुणों की पुनरावृत्ति। हम जो कहते हैं कि डीएनए कोड या जेनेटिक कोड, और अनेक बार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले डीएनए टेस्ट कराते हैं, और डीएनए टेस्ट करा के इस बात का कंफर्मेशन करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो ही एक्स स्पाउस के कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स हैं। तो ये किससे कंफर्म होता है, इस जेनेटिक कोड से, राइट। यहां पर ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतित्व, और यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुलती है। और देखिए बेटा मैंने यहां इसको लिखा है, और इसी के बेसिस पर यहां पर एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, और इसी तरह से ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन होती है ना। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डीएनए के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से जुड़ी होती हैं, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो बेटा क्या हुआ, यहां पर रेप्लिकेशन होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल खुलता है, और इस तरह से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। बच्चों यहां पर इसके लिए यह आवश्यक है कि डीएनए का डिवीजन इस प्रकार हो कि दोनों पुत्री नाभिकों में डीएनए के बेस का क्रम समान हो। बच्चों देखिए मैंने ACGTC इसी सीक्वेंस को मैंने लिखा है, और यहां पर क्या हो रहा है, जो नया फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है बेटा, इसी के हिसाब से इसका फॉर्मेशन होगा। यहां पर ये वाला सीक्वेंस ये मैंने लिखा है, और इसी तरह से बेटा यहां पर इसके साथ जो बेसिस जुड़ेंगे, तो डीएनए का डिवीजन इस प्रकार हो कि दोनों पुत्री नाभिकों में ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं, डीएनए के बेस का क्रम समान हो। बच्चों डीएनए अणुओं का यह गुण रेप्लिकेशन कहलाता है, प्रतिकृतित्व कहलाता, ये इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, राइट। इस प्रक्रिया में पहले डीएनए अणु की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर धीरे धीरे खुलती है। सी बच्चों इसको मैंने प्रेजेंटेशन पार्ट बनाया है, ये धीरे धीरे खुलती जाती है और नया बेसिस यहां पर जुड़ते जाते हैं। ये बेसिस से मतलब यहां पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की नई
पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन, ये इसके साथ जुड़ती जाती है और दो नए डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, दो नई इकाइयों को संश्लेषित करने के लिए प्रेरित करता है, राइट। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। बच्चों सेकंड, ये बिल्कुल क्लियर किया है कि किस प्रकार से यहां पर ये धीरे धीरे खुलता जाता है और दो नए डीएनए अणु की दो प्रतिकृतियां तैयार हो जाती हैं, राइट। यहां पर दो डीएनए फॉर्मेशन होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इसके अंदर है प्रोटीन संश्लेषण, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स का काम है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेके जाना। जैसा मैंने आपको विभिन्न प्रकार के जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, डॉर्फनेस, टॉलनेस, फेयर कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आइज, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक हेयर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहां पर ये सेकंड जो होता है, इट्स वेरी प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो यहां पर बच्चों बेसिकली ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये एमआरएनए एंड टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, इनके द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों जैव कोशिकाओं के विभिन्न कार्य प्रोटीन द्वारा संपन्न होते हैं, और यहां पर प्रोटीन कौन सा होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। एवं प्रोटीन्स का संश्लेषण न्यूक्लिक एसिड द्वारा नियंत्रित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो प्रोटीन्स के द्वारा, और यहां पर इन प्रोटीन्स का संश्लेषण कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखिए बच्चों, प्रोटीन्स का संश्लेषण दो स्टेप्स में संभव है। अगर आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन करीब 2 नंबर का परीक्षा में पूछा हुआ है, और ये मैटर सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज को कवर करने की कोशिश की है और इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं उनको लिया है। बच्चों यहां पर पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज अनुलेखन। तो देखिए यहां क्या होता है, इस प्रोसेस में डीएनए अणु के क्रम की नकल करने के लिए एक पूरक आरएनए, देखिए ये जो बना है ये कहां से आया है? इसके खुलने से, और ये जब खुलता जाता है तो नया जो तैयार होता है, कौन सा वाला? डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल नया जो तैयार होता है, तो इस सीक्वेंस के अनुरूप नया पॉलीफॉस्फोरिक, हम कहेंगे इसे न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन, दिस इज द कंप्लीट वर्ड, न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है कि क्रम की नकल में एक पूरक आरएनए बनता है, जिसे मैसेंजर आरएनए, बच्चों इसे कहते हैं संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। यहां पर एक अंतर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो अंतर क्या है कि यहां पर देखो बेटा, ये अंतर क्या है, मैंने आपको बताया था इसकी जगह आरएनए में क्या आ जाता है? यू। मैंने मेरे फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर 2 कंपैरेटिव चार्ट बनाए थे, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डीएनए के अंदर बेस होता है थाइमीन, जबकि आरएनए के अंदर बेस होता है यूरेसिल, है ना। तो अंतर क्या होता है कि डीएनए में एडेनिन का थाइमीन के साथ, राइट, सी एडेनिन थाइमीन के साथ, लेकिन आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल के साथ, सी। जबकि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये सेकंड पार्ट के अंदर मैंने चार्ट बनाया था, उस पे इसको मैंने क्लियर किया है। और यहां पर देखो बेटा, हम फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? एमआरएनए। तो यहां पर देखिए इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल, एडेनिन थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल के साथ करेक्ट होगा। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में जो सेकंड है दैट इज अनुवाद, दिस इज द ट्रांसलेशन। वन इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड अदर इज द ट्रांसलेशन।
बच्चों इस प्रकार के एमआरएनए, ये जो एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, अन्य न्यूक्लिक एसिड्स टीआरएनए के माध्यम से प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं एंड टीआरएनए को कहते हैं स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। देखिए यहां पर एमआरएनए अणुओं के न्यूक्लियोटाइड्स को 3 क्रम में देखते हैं। यहां पर हम जब देखते हैं ना, तो मैंने आपको जो पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको डीएनए का एक सीक्वेंस बताया है, जिस पे मैंने 4 पेंटोज शुगर बताए हैं। तो यहां पर इसी प्रकार से आरएनए के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर के एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे कोडोन कहते हैं। बच्चों एमआरएनए अणुओं के न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हुआ फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस। ये न्यूक्लियोटाइड्स को 3 के क्रम में हम अध्ययन करते हैं और इस प्रकार बने प्रत्येक ट्रिपलेट को कोडोन कहते हैं। बच्चों ये कोडोन्स एमआरएनए अणु, टीआरएनए और राइबोसोमल कणों के माध्यम से प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। यहां पर लगभग पूरा रिपीटिशन है जो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से रेप्लिकेशन, प्रतिकृतित्व, और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है और यह प्रोटीन का निर्माण इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लिक एसिड्स। संश्लेषण न्यूक्लिक एसिड के द्वारा नियंत्रित होता है। बच्चों अक्सर न्यूक्लिक एसिड्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में, या हम कहें जैविक कार्य के बारे में, बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि ये आपको बना करके आना है और ये बहुत सिंपल है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि देखिए AG ये होते हैं प्यूरिन बेसिस और CT ये बेसिस होते हैं पायरिमिडीन बेसिस। और बच्चों इसको आप क्रॉस कर दीजिए, यानी एडेनिन थाइमिन के साथ या फिर थाइमिन एडेनिन के साथ, इसी तरह से साइटोसिन ग्वानिन के साथ या फिर ग्वानिन साइटोसिन के साथ। और हम क्या कह सकते हैं कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। इस बात को मैंने पार्ट 4 में अच्छी तरह बताया है और ये बच्चों उसी का एक तरह से रिपीटिशन है, लेकिन ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछते हैं और ये मैटर बच्चों पर्याप्त है। ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर कि 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं जब पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल धीरे धीरे खुलता जाता है, ये आपको जरूर थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करना है। तो इस सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।